हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 1 अप्रैल 2026 से प्रॉपर्टी पे जो टीडीएस के रूल हैं वो चेंज हो चुके हैं और ये जो टीडीएस के रूल हैं ये टैक्स ईयर 26-27 के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर ये टोटली खत्म हो चुके हैं इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अनुसार। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2026 से आप कोई भी प्रॉपर्टी यदि खरीदोगे तो आपको टीडीएस उस पर पहले काटना है। अब प्रॉपर्टी में लैंड इंक्लूड हो सकता है जिसमें कि एग्रीकल्चरल लैंड शामिल नहीं है, मतलब कृषि क्षेत्र की भूमि यदि आप खरीदोगे तो उस पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। शहरी क्षेत्रों में जो आप लैंड खरीदोगे उस पे रूल एप्लीकेबल है। वैसे बिल्डिंग जैसे कि फ्लैट, हाउस, अपार्टमेंट, विला या कोठी, और इसके अलावा लैंड और बिल्डिंग दोनों ही आप एक साथ खरीद रहे हो। जैसे कि कोई जमीन है जिसमें कि कुछ पोर्शन पे बिल्डिंग खड़ी है, जैसे कि वेयर हाउस हो गया, फैक्ट्री हो गया, बंगलो हो गया या फार्म हाउस हो गया, ठीक है, और कुछ पोर्शन जो है रिमेन्स वैकेंट है। तो इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी है वो दोस्तों इसमें इंक्लूड की जाती है। प्रॉपर्टी पे टीडीएस डिडक्ट करने के लिए नॉर्मली 2 पार्टी इसमें इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट तो होता है यहाँ पे बायर, जिसको कि डिडक्टर कहते हैं। यहाँ पे जो टीडीएस डिडक्ट करेगा वो एक बायर ही करेगा, मतलब जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है उसे ही टीडीएस डिडक्ट करना है। दूसरी पार्टी होती है सेलर, यानी कि जो प्रॉपर्टी को बेच रहा है, जिसको कि डिडक्टी कहते हैं इनकम टैक्स के लैंग्वेज में। तो ये जो बायर और सेलर हैं ये कॉर्पोरेट भी हो सकते हैं और नॉन कॉर्पोरेट भी हो सकते हैं। कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी जो कि प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है या पब्लिक लिमिटेड हो सकती है, और नॉन कॉर्पोरेट में इंडिविजुअल, एचयूएफ, एलएलपी, फर्म, ट्रस्ट, सोसाइटी, एओपी, बीओआई इसमें इंक्लूड है। मान लो कि आप एक इंडिविजुअल हो और आप जो है किसी कंपनी से कोई भी फ्लैट या हाउस, अपार्टमेंट आप खरीद रहे हो, या फिर आप एक इंडिविजुअल हो और आप किसी इंडिविजुअल से ही आप क्या कर रहे हो, ये प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो। तो यहाँ पे बायर और सेलर कोई भी हो सकता है, लेकिन सेलर जो है इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। यदि कोई एनआरआई से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो उसके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। अब प्रॉपर्टी पे आपको टीडीएस यदि काटना है तो उसके लिए कौन सी वैल्यू ली जाती है। यदि ये लिमिट की हम बात करें तो इसके लिए एक्चुअल वैल्यू और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ये दोनों देखी जाती है। एक्चुअल वैल्यू का मतलब है कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो, जैसे कोई आप हाउस खरीद रहे हो, फ्लैट खरीद रहे हो, उस पे आप एक्चुअल वैल्यू कितनी आप पे कर रहे हो। और दूसरा होता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, मतलब जो रजिस्ट्री डीड में वैल्यू डिक्लेयर की जाती है जिसपे कि आप गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी पे करते हो। इन दोनों में से जो ज्यादा होता है दोस्तों उसे ही कंसीडर किया जाता है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। अब ज्यादा का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 50 लाख की लिमिट है। 50 लाख या फिर उससे ज्यादा की यदि प्रॉपर्टी की वैल्यू क्रॉस कर जाती है या फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्रॉस कर जाती है तो आपको उस केस में टीडीएस डिडक्ट करना होता है। अब प्रॉपर्टी की वैल्यू की बात करें तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो इसमें क्लब मेंबरशिप फीस हो गया, कार पार्किंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर हो गया, मेंटेनेंस फीस हो गया, या एडवांस में आप कोई फी पे करते हो, तो ये सब कुछ क्या होता है इसमें इंक्लूड होता है। होने के बाद ये 50 लाख या उससे ज्यादा की लिमिट देखी जाती है। उसके बाद आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है। कि मान लो कि कोई ए पर्सन है जिसने कि 2 अप्रैल 2026 को 48 लाख रुपए की कोई फ्लैट या फिर हाउस सेल किया आपको, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उसकी 55 लाख रुपीस है। तो मैंने क्या बताया, 50 लाख या फिर उससे ज्यादा जो वैल्यू होगी उसे ही टीडीएस के लिए कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे दोनों में से हायर क्या हो रहा है, 55 लाख रुपीस हायर हो रहा है, तो इस पे टीडीएस के रूल एप्लीकेबल हो जाएंगे। सेकेंड एग्जांपल ये कि जो एक्चुअल वैल्यू है 48 लाख है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख है, यहाँ पे दोनों में से हायर कितना हुआ, 48 लाख हुआ, तो इस पे कोई भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। अब यहाँ पे है कि आपको टीडीएस कब काटना है, उसकी टाइम क्या होती है। नॉर्मली जब आप पेमेंट करते हो सेलर को, या फिर आप कोई कंपनी हो, एलएलपी हो या फर्म हो, आप बायर हो और आप जो भी पर्सन आपको सेल कर रहा है उसके अकाउंट को आप क्रेडिट करने जा रहे हो, तो दोनों में से जो पहले होता है आपको टीडीएस उसी टाइम पे काट लेना। यदि आप एक इंडिविजुअल हो तो आपको तुरंत पेमेंट करना होगा सेलर को, उसके बाद ही आप रजिस्ट्री अपनी करा पाओगे, तो उस टाइम पे आपको टीडीएस काटना होगा। अब प्रॉपर्टी खरीदते समय 3 टाइप के पेमेंट आप करते हो। पहला तो होता है लमसम, मतलब एक ही बार आप क्या किए, पूरा फाइनल पेमेंट कर दिए और आपने जमीन की रजिस्ट्री करा ली, या फिर कोई हाउस आपने ले लिया, फ्लैट ले लिया, अपार्टमेंट ले लिया, तो उस टाइम पे सेलर को पेमेंट करने से पहले आपको टीडीएस काट लेना है। सेकेंड होता है यहाँ पे एडवांस या टोकन मनी। जनरली यहाँ पे लोग एग्रीमेंट करा लेते हैं पहले ही कुछ एडवांस मनी या टोकन मनी दे करके, और 1 या 2 महीने के बाद उसकी
रजिस्ट्री कराते हैं तो जिस टाइम पे आप एडवांस या टोकन मनी दे रहे हो उसी टाइम पे आपको टीडीएस काट लेना है और फिर 2 महीने के बाद जब आप रजिस्ट्री कराओगे तो उस समय जो बैलेंस आप पेमेंट करोगे उस टाइम पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। थर्ड यहाँ पे होता है इंस्टॉलमेंट। आप जनरली जो सेलर होता है वो आपको इंस्टॉलमेंट की भी फैसिलिटी देता है कि आप जो है पेमेंट को इंस्टॉलमेंट में आप करो, तो आप जब जब इंस्टॉलमेंट पे करोगे उस टाइम पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। लेकिन ये जो तीनों पेमेंट है उसके लिए जो वैल्यू है ये इंपॉर्टेंट है। यदि प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख है उससे ज्यादा की है तभी ये तीनों पेमेंट में टीडीएस के रूल एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो चाहे आप इंस्टॉलमेंट में करो या एडवांस या टोकन मनी दो। जैसे एग्जांपल के लिए 60 लाख रुपीस की प्रॉपर्टी आपने खरीदी और आपने 10 लाख रुपीस एडवांस में पहले ही दे दिया तो आपको टीडीएस उसी टाइम पे काट लेना है। रिमेनिंग जो 50 लाख आप पे करोगे बाद में उस पर टीडीएस आपको अलग से काटना हो। वैसे इंस्टॉलमेंट की बात करें तो आपको 6 मंथ्स का इंस्टॉलमेंट मिला या 12 मंथ्स का मिला और आपको जो है उसमें 5 लाख रुपीस का जो है पेमेंट हर महीने करना है तो आपको एवरी मंथ टीडीएस डिडक्ट करना है और गवर्नमेंट को पे करना है और रिटर्न्स भी फाइल करना है। तो यहां पे दोस्तों यह है कि टीडीएस आप काटोगे लेकिन आपको टीडीएस किस रेट से काटना ये भी इंपॉर्टेंट है। टीडीएस आपको 1% के रेट से काटना होगा। टीडीएस जिस महीने में आप काट रहे हो उसके नेक्स्ट मंथ यानी कि 30 डेज के अंदर क्या करना है, आपको ये टीडीएस गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है सेलर के पैन नंबर पे और ये टीडीएस आपको काटना है सेक्शन 393(1) में। दोस्तों ये सेक्शन भी चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे है कि टीडीएस काटने के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स कंप्लायंस की, टीडीएस कंप्लायंस की, वो होती है बायर के ऊपर। अब नॉर्मली ये होता है कि जब आप टीडीएस काटते हो तो आपको 10 नंबर लेना पड़ता है, लेकिन प्रॉपर्टी के केस में यदि आप टीडीएस काट रहे हैं तो आपको 10 नंबर रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक बायर को ही क्या करना होता है, टीडीएस डिपॉजिट करना होता है और रिटर्न भी फाइल करना होता है। तो यहाँ पे जो भी आप टीडीएस पेमेंट करोगे साथ में ही आपको रिटर्न भी फाइल करने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको फॉर्म 141 यूज करना है। जब आप इस रिटर्न को फाइल कर लेते हो तो 15 दिन के अंदर आपको सेलर को टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना है जिसके लिए कि 132 फॉर्म निकाल दिया गया है, आपको इसी में इशू करना है। यदि यहाँ पे सेलर का पैन नंबर नहीं है आपके पास तो उस केस में 20% के रेट से आपको टीडीएस काटना है। अब यदि कोई प्रॉपर्टी सिंगल ओनरशिप में है, मतलब उस प्रॉपर्टी का सिर्फ एक ही ओनर है और आप भी एक सिंगल बायर हो, तब तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, आप आराम से टीडीएस काटोगे और डिपॉजिट कर दोगे। लेकिन यदि वो प्रॉपर्टी में मल्टीपल बायर हो गए या मल्टीपल सेलर हो गया, वो प्रॉपर्टी को ओनरशिप में आती है, तो ऐसे केस में आपको किस तरीके से टीडीएस काटना होगा, आपको कितने नंबर ऑफ फॉर्म्स 141 में आपको फाइल करने होंगे, इसको समझने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं कि यहां पे मान लो कि सिर्फ एक बायर और एक सेलर है। सेल वैल्यू जो प्रॉपर्टी को 49 लाख रुपीस की है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 54 लाख रुपीस की है। दोनों में से ज्यादा कौन हुआ, 54 लाख। हमारी लिमिट कितनी थी, 50 लाख या उससे ज्यादा। तो ये सेक्शन 393(1) के रूल के अनुसार ये वैल्यू जो है क्रॉस कर जाती है, इस पे टीडीएस एप्लीकेबल होगा 1% के रेट से। तो 54,000 रुपीज टीडीएस बायर को काटना होगा। और यहाँ पे जो फॉर्म फाइल होगा 141, सिर्फ एक ही फॉर्म फाइल होगा। सेकेंड एग्जांपल में ये कि आपकी सेल वैल्यू 52 लाख है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख है और टीडीएस के लिए यहाँ पे वैल्यू 52 लाख ली जाएगी, 52,000 टीडीएस कटेगा। यहाँ भी फॉर्म एक ही फाइल होगा। सेकेंड एग्जांपल में कि यहाँ पे बायर एक ही है लेकिन जो प्रॉपर्टी का सेलर है वो दो है, 50-50% की ओनरशिप है उस प्रॉपर्टी में। सेल वैल्यू 60 लाख और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 55 लाख रुपीस। अब टीडीएस के लिए जो वैल्यू ली जाएगी वो 60 लाख की ली जाएगी, यहाँ पे 60,000 टीडीएस हो गया। फॉर्म नंबर 141 आपको एक भी भरना पड़ सकता है, दो भी भरना पड़ सकता है। अब यहाँ पे आपको फॉर्म नंबर 141 एक आपको तब फाइल करना होगा जो सेलर है उसकी सेम टाइप है, मतलब कि इंडिविजुअल सेलर हैं और उनकी को ओनरशिप है। तो आपको एक ही फॉर्म में इन दोनों ही सेलर का पैन नंबर डाल करके सिंगल आपको 141 फाइल कर देना होगा। लेकिन यदि सेलर की टाइप डिफरेंट हो जाती है, जैसे मान लो कि कोई बड़ी सी लैंड है जिसमें कि 50% जो लैंड है वो किसी इंडिविजुअल के हाथ में ओनरशिप है और 50% जो लैंड है वो किसी कंपनी के हाथ में, यहाँ पे जो डिडक्टी की टाइप है वो चेंज हो जा रही है। ऐसे केस में आपको यहाँ पे दो फॉर्म 141 फाइल करना पड़ेगा। और थर्ड एग्जांपल में कि दो बायर हो गए, एक सेलर हो गया। अब यहाँ पे सेल वैल्यू प्रॉपर्टी की 58 लाख हो गई
और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 80 लाख रुपीस, तो टीडीएस के लिए 80 लाख रुपीस कंसिडर किया जाएगा, 80,000 रुपीस टीडीएस डिडक्ट होगा। अब यहाँ पे जो फॉर्म नंबर 141 है, ये आपको 2 फाइल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप 2 बायर हो और दोनों ही बायर का जो पैन नंबर होगा वो अलग अलग होगा। इसके बाद यहाँ पे 2 बायर या 2 सेलर हो गए। यहाँ पे जो टीडीएस के लिए वैल्यू कंसिडर की जाएगी 70 लाख, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा, तो यहाँ पे 70,000 टीडीएस हो गया। अब देखिए आपको 2 फॉर्म 141 कब फाइल करना होगा और 4 आपको कब फाइल करना पड़ेगा। 2 आपको तब फाइल करना होगा जब सेलर की जो टाइप है वो सेम है। अब जो एक बायर है वो 141 फॉर्म उठाएगा फिलअप करने के लिए। अब जो डिडक्टी की टाइप है यानी कि जो सेलर है वो सेम टाइप का है, इंडिविजुअल है, तो एक ही फॉर्म में दोनों ही सेलर का पैन नंबर दिखा देगा। और वो सेलर यदि एचयूएफ है या फिर पार्टनरशिप फॉर्म में एलएलपी है तो सेम टाइप है, तो उसमें 2 ही आपको फिलअप करना होगा। इसी तरीके से सेकेंड बायर भी 2 सेलर की डिटेल देकर के 2 फॉर्म 141 आपको फाइल करना होगा। अब आपको 141 कब फाइल करना पड़ेगा? ये तब फाइल करना होगा जबकि जो सेलर की जो टाइप हो चेंज हो जाती है, मतलब उसमें एक इंडिविजुअल आ गया, एक कोई कंपनी आ गई, या फिर कोई एचयूएफ आ गया और उसके बाद उसमें एलएलपी आ गई, तो ऐसे केस में जो सेलर की टाइप है वो चेंज हो जाती है। तो फॉर्म 141 को फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल सेक्शन में आना है, आपको ई पे टैक्स पे क्लिक करना है। यहां पे देखिए आपको इनकम टैक्स एक्ट 2025 सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहां पे आपको न्यू पेमेंट पे क्लिक करना है और इसके बाद यहां पे आप देख सकते हो कि फॉर्म नंबर 141 दोस्तों यहां पे लाइव हो चुका है, जो कि सेक्शन 393(1) के टीडीएस काटने के लिए एप्लीकेबल होगा। यहां पे आपको सिंपली क्या करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। जब आप यहां पे देखोगे तो आपको कॉर्पोरेट डिडक्टी और नॉन कॉर्पोरेट डिडक्टी 2 ऑप्शन आएगा। मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि यदि आप किसी कंपनी से फ्लैट, अपार्टमेंट, विला या हाउस खरीद रहे हो तो आपको कॉर्पोरेट डिडक्टी सेलेक्ट करना। यदि आप किसी इंडिविजुअल से फर्म, एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म से एओपी, बीवाई या ट्रस्ट से आप खरीद रहे हो तो आपको नॉन कॉर्पोरेट डिडक्टी पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहां पे देखो नोट में मैंने आपको बताया था कि यदि को ओनरशिप है यानी कि मल्टीपल बायर और सेलर्स हैं तो यहां पे नोट में आपको मेंशन किया गया है, आप इसको स्टडी कर सकते हो। बाकी ये फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है, यदि आप इसकी सेपरेट वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट में लिख करके जरूर बताना। होप कि आपको ये वीडियो पसंद है, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।